हेलो फ्रेंड्स, मिल रहे हैं फिर से फर्स्ट चैप्टर का सेकंड यूनिट लेके। ओके, सो वेलकम बैक टू तोतलेस कॉमर्स एकेडमी। मैं हूँ समीर तोतले और हम लोग आज बात करने वाले हैं बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। सी, हर इकोनॉमी का अपना खुद का एक क्या बोलते हैं ना, मेन इंपॉर्टेंट इश्यूज या प्रॉब्लम्स होते हैं जो हर इकोनॉमी फेस करती है। फिर वो कोई भी टाइप की हो, सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, मिक्स्ड हो, कोई भी टाइप की इकोनॉमी हो, ये प्रॉब्लम्स वो फेस करेगी ही। और वो कैसे इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करती है, दैट इकोनॉमी एज अ होल, हाउ डज इट फाइंड आउट सोल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स। तो ये आज ही हम चैप्टर में सीखेंगे। तो अब ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्या बोला गया है, दे आर नोन एज द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। एंड व्हाट आर दीज आर फोर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्या बोला गया है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या है वो, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट आर द प्रोविजंस टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। एमसीक्यूज में ये आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज a basic economic problem or which of the following, except which of the following is an economic problem। तो फिर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो एक आधा कुछ अलग दे देंगे, तीन यही देंगे, तो फिर आपको वो जो अलग वाला है उतना ढूंढना है। तो सिंपल है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम, क्या, कैसे, किसके लिए, ये तीन, एंड व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये चार चीज़ें बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आती है। अब हर सवाल को हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। सी, बेसिकली दिस इज अ थियोरेटिकल चैप्टर, तो हम लोग ज़्यादातर मॉड्यूल पे ही कंसंट्रेट करेंगे। बाहर जाके अपने नोट्स में लिखने जैसा बहुत नहीं है, और अगर मैं उसमें लिख दूँ तो बहुत छोटे में हो जाएगा, तो 10 मिनट में तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। राइट, चैप्टर की जान बहुत थोड़ी, बट थियोरी बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स फोकस ऑन द थियोरी पार्ट। विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द मॉड्यूल, पॉसिबली लाइन बाय लाइन विल गो थ्रू द मॉड्यूल। ओके, सो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि विच डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो इसको अच्छी से पुटअप किया गया है, सिंपल वर्ड्स में पुट किया, हाउ मच गन्स एंड हाउ मच बटर शुड बी प्रोड्यूस। मतलब हम हमारे रिसोर्सेज को किन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करें। तो मेरे पास अगर स्टील है, ओके, तो वो स्टील से क्या मैं घर बनाऊं, या मैं मशीन बनाऊं, या मैं कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाऊं, तो ये मुझे डिसाइड करना है एज अ कंट्री। ये सब मुझे डिसाइड करना है। ओके, तो और वेदर मोर कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, इक्विपमेंट्स, डैम्स एटसेट्रा विल बी प्रोड्यूस्ड, और मोर कंज्यूमर गुड्स एज सेल फोन्स विल बी प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस करोगे, ओके, ये तो डिसाइड करना ही है। ऑल्सो वी हैव टू डिसाइड इज व्हाट क्वांटिटीज ईच ऑफ दिस गुड्स वुड बी प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस करना है ये सोचना है, फिर उनको कितना प्रोड्यूस करना है। एक तो व्हाट, एंड देन सेकेंड इज व्हाट क्वांटिटी। एक सवाल है क्या, और दूसरा है कितनी क्वांटिटी में। तो इन शॉर्ट, इन अ नटशेल, इन शॉर्ट क्या, हाउ मच wheat, how many hospitals, how many schools, how many machines, how many meters of cloth, how many dams, how many power plants, ये सब और XYZ अनलिमिटेड चीज़ें, क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी प्रोड्यूस करनी, राइट। हाउ टू प्रोड्यूस, अब हाउ टू प्रोड्यूस में भाई हमारे पास टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कौन सी है, लेबर इंटेंसिव करे, कैपिटल इंटेंसिव करे, इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या है वो ध्यान में रखते हुए। अब जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में मैन पावर ज़्यादा है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लेबर इंटेंसिव प्रोड्यूस करें। ओके, यानी लेबर का यूज़ ज़्यादा, मशीन का यूज़ कम। तो देर आर वेरियस अल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कपड़ा बनाना है, तो हैंडलूम पे बनाओगे, पावरलूम पे बनाओगे, कि बराबर ना, हैंडलूम या पावरलूम। हैंडलूम में मोर लेबर, पावरलूम में मोर कैपिटल, ये डिसाइड करना है। सो अपने को लेबर इंटेंसिव प्रोड्यूस करना है कि कैपिटल इंटेंसिव प्रोड्यूस करना है, एक तो ये डिसीजन लेना है। देन दूसरा क्या डिसीजन लेना है, क्या बेसिस पे, तो ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई लेबर कितना है और कैपिटल कितना है, ये और उनकी रिलेटिव प्राइजेस,
इस पे डिसाइड होगा कि लेबर इंटेंसिव ज़्यादा कि कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में लेबर कंपैरेटिवली चीप है, तो इसलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ करना मेक्स सेंस। और दूसरा बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो इंडिया में लेबर ज़्यादा है, तो अगर हम लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे टेक्निक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो वी आर गोइंग टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, सी सोसाइटी के कौन से पार्ट के लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। तो मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूँगा तो हम सोसाइटी को ना क्लासेस और मासेस में डिवाइड कर लेंगे। क्लासेस इज अमीर लोग, पैसे वाले जो एकदम नीश प्रोडक्ट, महंगे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और मासेस यानी जनरल पब्लिक एट लार्ज, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, ये सब। तो आप इनके लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे कि आप क्लासेस के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, पैसे वाले लोगों के लिए कि जनरल पब्लिक के लिए। जनरल पब्लिक में प्राइसिंग कम रहेगी लेकिन टर्नओवर बहुत ज़्यादा रहेगा, अमीर में प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रहेगी लेकिन टर्नओवर बहुत थोड़ा रहेगा। तो हर कंट्री को ये डिसाइड करना है कि चीज़ें जो प्रोड्यूस होंगी वो किसके लिए होंगी। जो केक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, गुड्स एंड सर्विसेज, किस में कितना बटेगा, राइट। किसको कौन सी चीज़ें कितनी मिलेगी, अमीरों को मिलेगी, गरीबों को मिलेगी, मिडिल क्लास को मिलेगी, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम रोज़ न्यूज़ में पढ़ रहे कि भाई अभी मास्क बन रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से ह्यूज लेवल पे मास्क बन रहे हैं, और ये मास्क जो है कपड़े के सादे 5 रुपये में बिक रहे हैं, 2 रुपये में बिक रहे हैं, 10 रुपये में बिक रहे हैं, सादे वाले बन रहे हैं, एट लार्ज बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं। तो फिर ऑब्वियस सी बात है किसके लिए बन रहा है। 5 और 10 रुपये वाला मास्क अंबानी तो पहन के घूमेगा नहीं, या कोई करोड़पति लोग तो पहन के घूमेंगे नहीं, वो तो यूज़ करेंगे N92 या उसके आगे वाले भी कोई महंगे वाले मास्क रहेंगे। तो अभी जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है मास्क का, ये किसके लिए हो रहा है, ये एवरेज पब्लिक, गरीब लोग, मिडिल क्लास, इनके लिए। किसके लिए, तो हम जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे इकोनॉमी में, इसका शेयर कौन सी किसको कितना जाएगा, ये डिसाइड करना। It has to decide on who should get how much of the total output of goods and services. The distribution among the members of the society, it has to decide about the shares of different people in the national cake of goods and services. National cake यानी कंट्री के लेवल पे जितनी भी goods and services प्रोड्यूस हो रहे हो उनका कितना हिस्सा कौन से लोगों को जाएगा। What provision should be made for economic growth? सी अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ फ्यूचर में चाहिए तो करंट कंजम्पशन आपको कम करके सेविंग्स बढ़ानी है। सर ऐसा क्यों, आप करंट कंजम्पशन कम करोगे कंज्यूमर गुड्स का, सेविंग्स होंगी, सेविंग्स इन्वेस्ट होंगी, इन्वेस्टमेंट में से कैपिटल गुड्स क्रिएट होगी, कैपिटल गुड्स वुड लीड टू, यानी प्रोड्यूसर गुड्स वुड लीड टू फर्दर प्रोडक्शन, और फर्दर प्रोडक्शन आएगा तो जाके फ्यूचर में ग्रोथ आएगी। अगर आप आज ही सारा खर्च कर दे रहे हो, आज ही सारा कंज्यूमर गुड्स पे खर्च कर दे रहे हो, तो आज आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो जाएगा, लेकिन आप अगर कैपिटल गुड्स नहीं बना रहे, प्रोड्यूसर गुड्स नहीं बना रहे हो बराबर, तो आगे क्या प्रोड्यूस होगा, तो आगे इकोनॉमी विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। तो आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सेविंग्स इज इम्पेरेटिव, ओके, कंपल्सरी। A society would not like to use all its resources for current consumption only, because if it uses all the resources for current consumption and no provision is made for future production, society's production capacity would not increase. इसका मतलब क्या है, incomes और standards of living of the people would remain stagnant, stand still पे आ जाएगा, रुक जाएगा, okay। और आगे तो उल्टा है, levels of living would decline in future. So therefore a society has to decide how much saving and investment, यानी हाउ मच सेक्रीफाइस फॉर करंट कंजम्पशन। सी सेविंग्स कम्स आउट ऑफ, जो आप करंट कंजम्पशन नहीं करोगे, व्हाट इज सेविंग्स, दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट, नॉट कंज्यूम। तो कंजम्पशन जितना कम करोगे उतना सेविंग बढ़ेगा, शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस। तो अब ये समझते इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। तो इकोनॉमिक सिस्टम इज व्हाट, इट इज टू द सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन। क्या देखो, प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूसर आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी। तो पूरा प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी के लिए जितने भी लोग, जितनी भी चीज़ें, जितना भी प्रोसेसेस, पर्सन्स, सब काम कर रहे हैं, वो सब ये इकोनॉमिक सिस्टम में आ गया। सम टोटल ऑफ द डिवाइसेस विच गिव इफेक्ट टू इकोनॉमिक चॉइस, जिससे आपको चीज़ें मिले, सर्विसेज मिले, वांट सेटिस्फाई करने को। इट इंक्लूड्स वेरियस इंडिविजुअल्स एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स, कंपनी, सब आ गए ये इकोनॉमिक सिस्टम में, ओके। तो आज हम देखने वाले हैं ब्रॉडली 3 मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड, और कैसे ये इकोनॉमीज इन प्रॉब्लम को, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट
आर द प्रोविजंस फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 4 सवालों के जवाब कैसे ये अलग अलग 3 इकोनॉमीज देने की कोशिश करती है। ओके, अब इनके हर एक के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। हम फीचर्स देखेंगे, एडवांटेजेस भी देखेंगे, डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। ये सारे आपको मालूम है, सर फिर पढ़ना क्यों है? एमसीक्यूज में इन पे सवाल आते हैं, और सिर्फ सवाल के लिए नहीं, कंसेप्ट आपको समझने बहुत ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट ढंग से समझे तो आप कोई भी सवाल का आंसर ईजिली दे सकते हो। अब बेसिकली व्हाट इज कैपिटलिज्म? हम इसको लेजीज फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। ओके, LAISEEZ फेयर FAIRE, लेजीज फेयर इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, जीरो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर इसको मोस्ट थियोरेटिकल टाइप में पढ़ा जाए तो गवर्नमेंट का रोल जीरो, पूरा मार्केट ये डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के हाथ में है। ओके, प्रोडक्ट all means of production are owned and controlled by private individuals for profit. Okay, सारा कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में है, और मेन एम क्या हर एक का? प्रॉफिट। सो प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म। MCQ वापस लगेच आ गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी मेन स्टे क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। एंड ड्राइविंग फोर्स क्या है? प्रॉफिट मोटिव। MCQ में अगर आया भाई ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो प्रॉफिट मोटिव, ध्यान रखेंगे। डिसीजन ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेस डिटरमाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स मिलकर डिसाइड करेंगे क्या बनेगा, क्या बिकेगा, क्या भाव पे बिकेगा। गवर्नमेंट का रोल क्या है? लिमिटेड रोल। गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड रोल है। तो लेकिन अभी एक बात बता दो, हम पढ़ेंगे US है, UK है, जर्मनी, जापान, मेक्सिको, ये कैपिटलिज्म है, लेकिन वापस अभी इनमें 100% कैपिटलिज्म नहीं रहा। वो जो थियोरेटिकली कैपिटलिज्म इकोनॉमीज थी वो नहीं रही, उनमें भी थोड़ा बहुत सोशलिज्म आ ही गया। नहीं, हर इकोनॉमी थोड़ी बहुत मिक्स्ड हो ही चुकी है, बट ठीक है, ये प्योर कैपिटलिज्म नहीं है। देखो दिया है, मेनी ऑफ देम आर नॉट प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, बट मेजर फीचर्स कैपिटलिज्म के इनमें है। देखो लेजी स्फेयर इकोनॉमी कब बोलते हैं उसको, तो उसके कुछ फीचर्स है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपने खुद के प्राइवेट ओनरशिप के आप प्रोडक्टिव कैपेसिटीज रख सकते हो। एक्सक्यूज मी, सॉरी। You can own your own house, you can own your own company, you can have your own factory, you can have your own land. आप खुद अपने नाम पे चीज़ें खरीद सकते हो। लैंड, फैक्ट्रीज, मशीनरी, माइंस, ये प्राइवेट ओनरशिप में हो सकती है। ओके, एंड ओनर्स आर फ्री टू यूज देम इन एनी मैनर। गवर्नमेंट का कंट्रोल कुछ भी नहीं। ओके, इन विच दे लाइक एंड बिक्वेथ इट एज दे डिजायर। वो अपने हिसाब से उसको रखेंगे, यूज़ करेंगे और बेच देंगे। गवर्नमेंट का उसमें इंटरफियरेंस कुछ भी नहीं। हाँ, गवर्नमेंट में पुट सम रिस्ट्रिक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी इन जनरल। थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन रह सकते हैं कि भाई ये ज़मीन आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप फॉरेस्ट का लैंड नहीं एक्वायर करोगे, नहीं तो यार फॉरेस्ट कट हो जाएगा तो फिर ग्रीन कवर कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़े बहुत कंट्रोल्स गवर्नमेंट रख सकता है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, पहला था राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑफ फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। मतलब क्या है? हर इंडिविजुअल is free to engage in any type of economic activity legal। कोई भी लीगल एक्टिविटी, फिर वो प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सर्विसेज हो, कुछ भी हो, वो अपने हिसाब से कर सकता है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस ना, भाई हर इंडिविजुअल को फ्रीडम है क्या? अपनी मर्जी की इकोनॉमिक चॉइस करना। किसके रिगार्डिंग? कंजम्पशन के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, एक्सचेंज के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट गाइड नहीं करेगा। मेरे को जो चाहिए वो कंज्यूम करूँगा, मुझे जो चाहिए वो काम मैं करूँगा, जो चाहिए वो प्रोड्यूस करूँगा, जो चाहिए वो भाव पे मैं खरीदूंगा या बेचूंगा। हाँ, सब लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए, बस इतना ही गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट वुड बी जस्ट अ वॉच डॉग कि भाई सब लीगली चल रहा है क्या, बस। प्रॉफिट मोटिव, मेन मोटिव हर एक का, हर प्रोड्यूसर का क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स, प्रॉफिट मोटिव। ओके, तो एंटरप्रेन्योर्स का मेन डिजायर क्या है? अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर इज द किंग इन दिस इकोनॉमी। मतलब क्या भाई, जो कंज्यूमर को चाहिए ना वो प्रोड्यूस होगा। कंज्यूमर ने सोचना मुझे ये चाहिए, प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूस करके बेचेगा। तो और उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस भी, इतने सारे ऑप्शन है, उसमें से उसको चूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लेट अस टेक फॉर एग्जाम्पल, मुझे चॉकलेट खानी है, पहले अगर बनती नहीं थी, मेरे दिमाग में इच्छा हो मेरे को चॉकलेट खानी है, आई हैव अ डिमांड, प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस इट एंड सेल इट टू मी, फर्स्ट थिंग। then there would be so many producers selling a chocolate कि I have an option of chocolates, भाई 100 चॉकलेट्स है जिसमें से मैं चूज कर सकता हूँ। तो I am the decision making person, मुझे कौन सी चॉकलेट खानी है
इतने सारे ऑप्शंस में से बायर अल्टीमेटली डिसाइड्स which goods and services will be produced and in what quantities. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इकोनॉमी है कि जिसने समझो चॉकलेट खाना छोड़ दिया, तो वो इकोनॉमी में चॉकलेट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी क्योंकि सारे बायर्स मिलकर डिसाइड करेंगे. अनब्रिडल्ड फ्रीडम है कंज्यूमर्स को, अनब्रिडल्ड, अनकंट्रोल, ब्रिडल मतलब लगाम तो अनब्रिडल मतलब बेलगाम, अनकंट्रोल्ड फ्रीडम है कंज्यूमर्स को टू चूज द गुड्स एंड सर्विसेज विच दे वुड कंज्यूम. कोई बताएगा नहीं कौन सी कंज्यूम करनी, प्रोड्यूस बायर डिसाइड करेगा उसको क्या कंज्यूम करना. ओके, और वो जो चाहे, बायर जो चाहे वो प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा. सो इन अदर वर्ड्स, बेस्ड ऑन द परचेजेस दे मेक, कंज्यूमर्स डिसाइड हाउ द इकोनॉमीज लिमिटेड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड. तो कंज्यूमर्स डिसाइड कर रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, उस हिसाब से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो डिसीजन मेकिंग फैक्टर कौन हो गया, कंज्यूमर, बायर. कंपटीशन, कंपटीशन अमंग्स द बायर्स एंड द सेलर्स, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कंपटीशन अमंग द बायर्स एंड द सेलर्स. इसीलिए क्या प्राइजेस ये कंपटीशन के बेसिस पे ही डिसाइड होंगे. सो कंपटीशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट अमंग बायर्स एंड द सेलर्स, और इसका क्या हो जाएगा, दैट विल लीड टू इफिशिएंट यूज ऑफ सर्विसेज एंड रिसोर्सेज. ओके, तो बायर्स में कंपटीशन है चीज़ें खरीदने के लिए, सेलर्स में कंपटीशन है चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए. बायर्स में कंपटीशन है टू पे द बेस्ट प्राइस फॉर द बेस्ट प्रोडक्ट, सेलर्स में कंपटीशन है टू मेक अवेलेबल द बेस्ट प्रोडक्ट एट द चीपेस्ट प्राइस. सो सेलर्स मिनिमम वेस्टेज करेंगे और बायर मैक्सिमाइज करेंगे अपना प्रॉफिट थ्रू बाइंग द कमोडिटीज एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस. एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, मैंने जैसे बताया गवर्नमेंट एक वॉचडॉग का काम करता है बस. So it is not centrally planned, controlled or regulated by the government. Economy. In this system, all economic decisions and activities are guided by self-interest and price mechanism. Okay, self-interest लोगों का and price mechanism demand and supply. Automatically without any direction and control by the government authorities. Government authorities कुछ भी नहीं डिसाइड करेंगे, जो भी डिसाइड होगा वो ये मार्केट मैकेनिज्म डिसाइड करेगा. अब कैपिटलिस्टिक अपने सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं सिंपल बता दूं उसके पहले. दो फोर्सेस है जो डिसाइड करेंगे, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ये डिसाइड करेंगे जिसको हम प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं. ये प्राइस मैकेनिज्म पूरा काम करेगा. तो डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेंगे कि क्या कीमत होगी, कौन सी चीज़ बिकेगी, क्या भाव पे बिकेगी. सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हर एंटरप्रेन्योर का एम क्या है, टू अर्न एज मच एज प्रॉफिट एज पॉसिबल. दिस causes businessmen to compete with the other to produce those goods which consumers wish to buy. obvious है, जो consumers को खरीदना है वही प्रोड्यूस होगा. क्लियर. और अगर डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ की तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कॉस्ट सेम रहेंगे, प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा. और अगर कम होगा किसी चीज़ का डिमांड तो प्रोड्यूसर्स वो कम प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि दे विल एंड अप मेकिंग लॉसेस. सो बायर्स डिसाइड करेंगे, डिमांड डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस होगा क्या नहीं. सो द क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस इज अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर्स. हु व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स को जो चाहिए वो प्रोड्यूस होगा क्योंकि कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं, इससे पता चलेगा कि उसकी डिमांड है. कंज्यूमर्स कम खरीद रहे हैं, इससे पता चलेगा डिमांड जा रही है. तो जिसका डिमांड आ रहा है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका डिमांड कम हो रहा है वो कम प्रोड्यूस होगा. हाउ टू प्रोड्यूस, अब ये एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा कि मिनिमम कॉस्ट में उसको प्रोड्यूस करना है क्योंकि उसको प्रॉफिट कैसा चाहिए, मैक्सिमम. चूजिंग दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच रेंडर्स इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम. तो अगर लेबर इंटेंसिव चीप है तो लेबर इंटेंसिव करेगा, कैपिटल इंटेंसिव चीप है तो कैपिटल इंटेंसिव करेगा. और ये कैसे डिसाइड होगा, द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो हाउ टू प्रोड्यूस, ये रिलेटिव प्राइसेस का की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, दे विल हेल्प हिम टू डिसाइड हाउ टू प्रोड्यूस. फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए भाई, जो खरीदने को तैयार है और जिसके पास खरीदने की ताकत है, हैविंग द बाइंग कैपेसिटी, उसके लिए हम प्रोड्यूस करेंगे भाई. बाकियों के लिए हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि हम सोशल सर्विस नहीं कर रहे हैं, हमारा एम क्या है, प्रॉफिट. सी बाइंग कैपेसिटी क्या, किस पे डिपेंड करती है, लोगों के इनकम पे. एंड हाउ मच इनकम ही विल बी एबल टू मेक डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क ही डज एंड द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ही ओन्स.
बट ऑल्सो ऑन हाउ मच प्रॉपर्टी, सी वो क्या काम कर रहा है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है. सो हायर द इनकम, हायर विल बी हिज बाइंग कैपेसिटी एंड हायर विल बी हिज डिमांड फॉर गुड्स इन जनरल, और वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा. तो whom टू प्रोड्यूस, ये उस लोगों के इनकम पे डिसाइड करेगा. यानी इन शॉर्ट अमीर बंदा ज़्यादा खरीदेगा, गरीब बंदा कम खरीदेगा. रिच विल हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पुअर विल हैव अ लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कंजम्पशन, सेविंग वगैरह ये क्या बेसिस पे डिसाइड होगा. सो कंजम्पशन एंड सेविंग कंज्यूमर्स करेंगे, ऑब्वियस सी बात है. इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर्स करेंगे, ये भी बात सही है. तो मेनली किस पे डिपेंड करता है सेविंग्स डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट. तो हायर द इंटरेस्ट रेट, हायर विल बी द सेविंग, लोअर द इंटरेस्ट रेट, लोअर विल बी द सेविंग. और इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न, कितना पैसा कैपिटल अर्न करके दे रहा है. सेविंग्स डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल. सो द ग्रेटर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस, द ग्रेटर विल बी द इन्वेस्टमेंट. अगर रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल पे ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा तो सेविंग ज़्यादा. द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल आर नथिंग बट प्राइजेज ऑफ कैपिटल. सो सेविंग किस पे डिपेंड करेगा, प्राइस ऑफ कैपिटल पे, इन शॉर्ट इंटरेस्ट रेट्स पे. अब इसके फायदे क्या है, मेरिट्स क्या, मेरिट्स डिमेरिट्स हमको सबको मालूम है, बट फिर भी एक बार देख लेंगे कि इसके फायदे क्या है. तो इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म. नो नीड ऑफ इनकरिंग कॉस्ट फॉर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन एंड फॉर फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग पॉलिसीज. गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए काम करने की गरज नहीं, खुद ब खुद ये खुद को चलाती है इकोनॉमी. गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी डिसीजन लेके इसको चलाने की, उसके लिए काम करने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. अब मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द ड्राइविंग फोर्स. तो इससे क्या आएगा, ग्रेटर इफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क. लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा कमाना है. इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर. ओके, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर्स ट्राई टू इन्वेस्ट इन ओनली दोज प्रोजेक्ट्स विच आर इकोनॉमिकली फिजिबल. जो प्रॉफिटेबल है उसमें पैसा डालेंगे और पैसा कमाएंगे, तो ग्रोथ फास्ट होगी. नाउ रिसोर्सेस मोस्ट प्रोडक्टिव यूज के लिए ही यूज होंगे, राइट. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो जो प्रोड्यूसर्स उनको ऐसे ही कामों में लगाएंगे रिसोर्सेस में जिनमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो. सो इससे क्या होगा, ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी, मिनिमम वेस्टेज, मैक्सिमम इनकम, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी. ऑपरेटिव एफिशिएंसी, लोग और फैक्टर्स मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहे हैं, मिनिमम वेस्ट हो रहे हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इससे क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई, और हर एक का मैक्सिमम प्रॉफिट एम है. तो सारे कौन से रिसोर्सेज यूज होंगे, जो कॉस्ट इफेक्टिव है, कम से कम खर्चे वाले रिसोर्सेज. देन इंसेंटिव्स फॉर इफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशंस. जितने अच्छे इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे, जितना प्रॉपरली इंप्लीमेंट होंगे, उतना प्रॉफिट ज़्यादा, उतना सारे फैक्टर्स का पेमेंट ज़्यादा. कंज्यूमर्स का बेनिफिट है, क्यों, क्योंकि लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स उसको रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है. तो कंज्यूमर बिकम्स द ओनर, मतलब क्या होता है ना, किंग पिन. उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इतने सारे ऑप्शंस है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, उनमें से वो सीट डिसाइड करेगा उसको क्या खरीदना है. तो इससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सुधरेगा. इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है. सो देयरफॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, टैलेंट, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च से कंट्री का फ़ायदा होगा, राइट. जिसके पास आइडिया है, न्यू कंसेप्ट है, न्यू इन्वेंशन है या इनोवेशन है, वो आगे आएगा, खुद भी कमाएगा, कंट्री को भी आगे लेके जाएगा. राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये बेसिक कैपिटलिज्म ने प्रिजर्व करके रखा है. लोगों के ये बेसिक राइट्स को संभाला हुआ है. इससे क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द इकोनॉमी यानी पीपल इन द इकोनॉमी एंजॉय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम. खुद के डिसीजन खुद लेने का राइट, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं. कैपिटलिज्म रिवॉर्ड्स मैन ऑफ इनिशिएटिव. जो जितनी मेहनत करेगा उतना कमाएगा. तो जो मेहनती है वो ज़्यादा कमाएगा, जो आलसी है वो कम कमाएगा. जिसके पास स्किल है वो ज़्यादा कमाएगा, अनस्किल्ड वाला कम कमाएगा.
एंड पनिशेस द इम्प्रूडेंट एंड इनएफिशिएंट। जो इम्प्रूडेंट है, इनएफिशिएंट है, जिनके पास स्किल नहीं है, वो कम कमाएंगे। सॉरी। कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। यस, डेमोक्रेसी ये बेस है कैपिटलिज्म का, क्योंकि फ्रीडम चाहिए ना। कैपिटलिस्ट सेटअप एनकरेजेस एंटरप्राइजेस एंड रिस्क टेकिंग। देखो, एंटरप्राइजेस यानी बिजनेसमैन को आगे आने में एनकरेज कर रहा है, रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी लोगों की बढ़ा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट में नेम है। एंड इमर्जेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल क्लास विलिंग टू टेक रिस्क बिकॉज दे सी कि दे कैन अर्न हायर प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योर्स आगे आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम पे लगा रहे हैं। अब इसका डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहला इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस। क्यों? क्योंकि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो हैव्स एंड हैव्स नॉट की कैटेगरी बन रही है, अमीर और गरीब की। तो इससे क्या हो रहा है? सोशल अनरेस्ट एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं लोगों के बीच में, वर्कर्स और फैक्ट्री ओनर्स के बीच में झगड़े। प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स। भाई पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग से, सादी बात है, पैसा महत्वाचा। कोई बंदा, गरीब बंदा अगर बीमार है, मरने पे है, लेकिन हॉस्पिटल बोल रहा है भाई पहले पैसा भर फिर तेरे को एडमिट करेंगे, राइट? उन ह्यूमन फीलिंग्स को कोई वैल्यू नहीं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज लीड टू वाइड डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। इनइक्वालिटीज तगड़ी रहेंगी, इससे डिफरेंसेस बहुत रहेंगे। काय में? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड परपेचुएट अनफेयरनेस इन द सोसाइटी। अमीर का बच्चा अच्छा पढ़ेगा, बड़े स्कूल में जाएगा, बड़े कॉलेज में जाएगा, गरीब का बच्चा मुश्किल से पढ़ पाएगा, शायद पढ़ भी नहीं पाएगा, एजुकेशन का लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब लो रहेगा, राइट? तो ये जो गैप है ये बड़ा रहेगा। इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर। मैंने बताया ना, एम इज प्रॉफिट एंड नॉट वेलफेयर ऑफ द पीपल। पैसा कमाना है वे में, लोगों का वेलफेयर नहीं। भाई अमीर है वो हर चीज़ उसको मिलेगी, गरीब हर चीज़ के लिए रोएगा। इनकम इनइक्वालिटी की क्या वजह से क्या हो जाएगा? पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो पैटर्न ऑफ डिमांड ये नहीं बताएगा सोसाइटी के लिए क्या चाहिए, सही क्या है। भाई अमीर ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो उनका डिमांड ज़्यादा ही रहेगा। गरीबों के पास, एक्चुअली गरीबों को ज़्यादा चीज़ें मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बाइंग कैपेसिटी नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बहुत होगा इसकी वजह से। सी, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर का एम है, तो वो पे बराबर नहीं करेगा, इसकी वजह से स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ये सारी चीज़ें होंगी। नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम से निकाले जाएंगे लोग। वर्कर्स आर मोर वल्नरेबल, दबा हुआ कैटेगरी है ये, वल्नरेबल है, ससेप्टेबल है कि भाई ओनर कब निकाल दे। आपको ओनर की मर्जी से काम करना है, आपको ओनर के हिसाब से काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, तब आप जाके कमाओगे। कंज्यूमर सॉवरेंटी ये मिथ है, झूठ है। क्यों मालूम है क्यों झूठ है? आप कंज्यूमर खुद नहीं डिसाइड करता, वो ऐड डिसाइड करती है कंज्यूमर क्या खरीदेगा। कंज्यूमर खुद, उसको लगता है मैं डिसाइड कर रहा हूँ, नहीं, वो जो दिन भर ऐड देख रहा है ना, वही डिसाइड कर रही है। सो ही बिकम्स विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये किससे? एक्सेसिव कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव वर्क्स अगेंस्ट कंज्यूमर वेलफेयर। एक्सप्लॉयट कैसे किया जाता है? फिर उसको भाई जो प्रोडक्ट उसको सिर्फ अच्छे दिखाया जाता है, उतना अच्छा या उतना उसको फायदेमंद नहीं होते। देयर इज मिसएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो रिसोर्सेज कि मिसअलोकेट कैसे हो जाएंगे ये समझो। तो भाई जहाँ गरीबों के लिए ज़्यादा चीज़ें बननी चाहिए वो अमीरों के लिए ज़्यादा बनेगी, तो लग्जरीज ज़्यादा बनेगी दैन नेसेसिटीज, लग्जरी गुड्स ज़्यादा बनेगी। तो गरीबों के लिए चीज़ें कम बनेगी क्योंकि वो कमाई नहीं होगी ना, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी उसमें कम होगी गरीबों के लिए जो चीज़ें बनने वाली है। लेस ऑफ मेरिट गुड्स, लाइक मेरिट बेसिस पे जो चीज़ें मिलनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वो ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होगी क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा नहीं रहेगा। और क्या ज़्यादा प्रोड्यूस होगी? जो हार्मफुल है टू द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा रहेगा। दारू है, राइट? आप यूएस में देखो दारू बहुत फ्रीली मिल जाती है, देन पॉर्न बहुत फ्रीली अवेलेबल है, या इवन वो गैम्बलिंग बहुत ईजीली कर सकते हो, क्योंकि यार फ्रीडम ऑफ चॉइस है ना वहाँ पे। अनप्लान्ड प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत कॉमन है। तो अगर ये इकोनॉमी गिरी तो बहुत बुरी गिरेगी, क्योंकि इंस्टेबल है वो। कब तक टिकेगी? टिकी चली तो चांद तक, नहीं तो कल तक भी नहीं चलेगी, वैसा और रात तक भी नहीं, वो बोलते ना। तो दिस रिजल्ट्स इनटू ह्यूमन मिजरी, दुख बढ़ जाएंगे। जब ये अनस्टेबल इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो हालत लोगों की और खराब नहीं बदतर हो जाएगी। इनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज,
क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन पे बहुत पैसा खर्च होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे नहीं। गरीबों तक प्रोडक्ट सस्ते में पहुंचाओ ये नहीं करेंगे, ऐड कर करके महंगे कर देंगे चीज़ें, और ये सिर्फ फिर अमीर लोग अफोर्ड कर पाएंगे। मोनोपोलीज बन जाएंगी, और इससे क्या हो जाएगा, जो स्मॉल कॉम्पिटिटिव फर्म्स है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये क्या करेंगी, ड्राइव आउट स्मॉल वंस बाय फेयर और फाउल मीन्स, फिर साम दाम दंड भेद छोटे फर्म्स को बाहर निकाल दो, इससे फिर मोनोपोली और स्ट्रांग हो जाएगी, चाहिए वो प्राइजेज चार्ज कर पाएंगे। और एक्सेसिव मटेरियलिज्म, पैसा पैसा पैसा, इससे क्या हो जाएगा, कॉन्स्पिक्यूअस एंड अनएथिकल कंजम्पशन बढ़ जाएगा और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। ओके, अनएथिकल गलत चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम होगी और इससे एनवायरनमेंट को नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, हमने कैपिटलिस्टिक तो देख लिया, अब सोशलिस्ट क्या है। तो बेसिकली सोशलिज्म आई कहाँ से, तो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स के काम से है। इन्होंने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया था 1848 में, वन ऑफ द लीडिंग थिंकर्स ऑफ सोशलिज्म इज कार्ल मार्क्स। कम्युनिज्म हैड बॉट इन द बेस ऑफ सोशलिज्म। ओके, तो इन्होंने क्या बोला था, देखो ध्यान से सुनो। Material means of production, that is factories, capital, mines are owned by the whole economy represented by the state. State माने government. Okay, state मतलब महाराष्ट्र गुजरात नहीं, government. All members are entitled to get benefit, और इससे जो भी फायदा नुकसान होगा वो सबको मिलेगा from the fruits of such socialized planned production on the basis of equal rights. तो इसको कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये प्लानिंग कौन करता है, ऊपर बैठा हुआ गवर्नमेंट करता है। ओके, नाउ रिसोर्सेज आर अलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ सेंट्रल, जो गवर्नमेंट बोलेगा उस बेसिस पे रिसोर्सेज अलोकेट होंगे। मार्केट फोर्सेज हैव नो रोल इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, इनका मेन एम क्या है, मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल, पूरी कम्युनिटी का वेलफेयर मैक्सिमम हो, ये मेन एम है सोशलिज्म का। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कलेक्टिव ओनरशिप, कोई भी चीज़ है एक की ओनरशिप की नहीं, गवर्नमेंट की ओनरशिप की। गवर्नमेंट कौन है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव, यानी इन शॉर्ट सारी चीज़ें ओन्ड बाय सारे पीपल। कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट स्मॉल फार्म्स, वर्कशॉप्स, ट्रेडिंग फर्म्स विच में रिमेन इन प्राइवेट हैंड। देखो मैं बोला कंफर्म नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर है प्राइवेट हैंड्स में रखना कि नहीं। तो इन शॉर्ट जो बड़ी चीज़ें सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में, छोटी चीज़ें प्राइवेट ओनर्स रख सकते हैं। छोटा सा खेत है आपका छोटी सी दुकान है वो आप ओन कर सकते हो, बाकी जितनी भी बड़ी चीज़ें, फैक्ट्रीज हो, ये सारी चीज़ें हो, ये गवर्नमेंट ओन करेगा। प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट द ड्राइविंग फोर्स। सही बात। तो फिर इससे क्या हो जाएगा, सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो है उसके लिए ये सारे रिसोर्सेज यूज होंगे। ऑल द रिसोर्सेज वुड बी यूज फॉर सोशो इकोनॉमिक। सोशो इकोनॉमिक सबको मिलना चाहिए, ग्रोथ ऑफ ऑल। इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करेगा, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। कौन है ये, गवर्नमेंट है। ओके, तो गवर्नमेंट या सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी गोल्स डिसाइड कर लेगी और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस होगा, तो इसको सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी, एक जगह प्लानिंग होगी और वो कौन करेगा, गवर्नमेंट। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये सब ये जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ये डिसाइड करेगी, बाकी कोई डिसाइड नहीं करेगा। कंज्यूमर को चॉइस नहीं है, जो लिमिटेड चीज़ें प्रोड्यूस होंगी उसमें से आपको खरीदना है। ओके, जो भाव पे गवर्नमेंट बोलेगा वो भाव पे खरीदने का, यू डोंट हैव अ चॉइस। तो फ्रीडम फ्रॉम हंगर तो गारंटीड है, बट कंज्यूमर सॉवरेंटी फ्रीडम गेट्स रिस्ट्रिक्टेड बाय सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एक तो चीज़ें कम और उसमें भी टाइप्स ऑफ चीज़ें और भी कम, यानी चॉकलेट अवेलेबल तो एक ही अवेलेबल रहेगी, समझे, 100 ऑप्शन नहीं है आपको। तो रेंज ऑफ चॉइस इज लिमिटेड। हाउएवर विद इन दैट रेंज एन इंडिविजुअल इज फ्री टू चूज व्हाट ही लाइक्स मोस्ट। तो अगर 2 चॉकलेट अवेलेबल हुई उसमें से तेरे को जो अच्छी लगती है वो ले ले, वो चलेगा, आपको 100 ऑप्शन मिलने वाले नहीं। राइट टू वर्क की गारंटी है, लेकिन कौन सा काम मिलेगा ये गारंटी नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आपको बोला आपको हम साल में से 200 दिन काम देंगे, लेकिन फिर काम क्या देंगे, पत्थर फोड़ने का देंगे, रास्ता बनाने का देंगे, ईंट उठाने का देंगे, डैम बनाने का देंगे, वो कुछ भी देंगे, वो गवर्नमेंट के हाथ में, आपके हाथ में नहीं। और ये कौन डिसाइड कर रहा है, फिर से गवर्नमेंट। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन,
ये एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, रिलेटिव इक्वालिटी। मोर और लेस सबका इनकम सेम, कोई बहुत अमीर नहीं बनेगा, कोई बहुत गरीब नहीं बनेगा, हैज और हैव नॉट में का गैप नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है ना पैसा कमाने की, अमीर को और अमीर होने की लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्यूमुलेट प्राइवेट कैपिटल है ही नहीं, और सबको सारी चीज़ें इक्वल मिल रही है, एजुकेशन इक्वल, अदर फैसिलिटीज़ अगर इक्वली मिल रहा है, तो इनइक्वालिटीज़ के जो बेसिक कॉजेज है वही निकल गए भाई। सबको सेम एजुकेशन, सबको सेम एनवायरनमेंट, सबको सेम फैसिलिटीज़, तो इनइक्वालिटी क्यों होगी? मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म नहीं डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो प्राइस मैकेनिज्म का काम कितना मस्त है, ये ध्यान से सुनो, कितना सा काम है उसका। सेकेंडरी रोल है प्राइस मैकेनिज्म का, टू सिक्योर द डिस्पोजल ऑफ एक्यूमुलेटेड स्टॉक। गवर्नमेंट ने जो चीज़ें प्रोड्यूस करवा दी, ये इतनी प्रोड्यूस होंगी, उसमें से अगर कुछ नहीं भी की तो उसको बेचने के लिए सिर्फ प्राइस मैकेनिज्म का रोल है, कम करके ज़्यादा करके बेचना, उतने से के लिए, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। In the absence of profit motive, price mechanism loses its predominant role। तो प्राइस मैकेनिज्म का काम ही कुछ नहीं है। और प्राइजेस भी कैसी एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस है, कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट सेट कर रहा है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, ओके, तो स्टेट ही अगर सब चीज़ें ओन कर रहा है तो कंपटीशन का विषय है ही नहीं, गवर्नमेंट ही सब चीज़ें। पुराना जो यूएसएसआर था, रशिया, तो वो सोशलिस्ट था। नॉर्थ कोरिया, द वर्ल्ड्स मोस्ट टोटलिटेरियन स्टेट, कंट्रोल स्टेट, राइट, वो किम योंग जुंग वाली, इज अनदर prominent एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, नॉर्थ कोरिया। चाइना एंड क्यूबा भी है। चाइना एंड क्यूबा भी अभी उतनी सोशलिस्ट नहीं रही जितनी पहले थी, ओके, तो एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने आपको। फायदे क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज है सबको, तो इससे इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस बनेगा, पहला फायदा है। रैपिड एंड बैलेंस्ड, मेन मतलब बैलेंस्ड, रैपिड से भी ज़्यादा बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है, क्योंकि सेंट्रल प्लानिंग हो रही है, तो सेंट्रल प्लानिंग हो रही है तो चूक होने की, गलती होने के स्कोप कम है, और प्रायोरिटीज सेट है, तो एक पर्टिकुलर रास्ते पे ही हम जाएंगे, वही डेवलपमेंट में जल्दी पहुंचेंगे, ऐसे इधर उधर नहीं जाएंगे। प्लान्ड इकोनॉमी है, और ये प्लानिंग कौन कर रहा है? सेंट्रल प्लान अथॉरिटी कर रही। इससे क्या होगा? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, ओके। वेस्ट जो है वो अवॉइड हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत स्ट्रिक्ट होगी। कंपटीशन नहीं है तो नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, इसमें पैसा लगने वाला नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम होगी, बिजनेस फ्लक्चुएशंस नहीं रहेंगे, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वापस सेंट्रली प्लान्ड है। एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव है, इससे क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव मेंटालिटी लोगों में बढ़ जाएगी, तो इससे क्लास वॉर, हैव्स ऑन हैव्स नॉट के वॉर नहीं होंगे। इक्वालिटी ज़्यादा है, इससे वेलफेयर ज़्यादा होगा। राइट टू वर्क अगर सबको मिल रहा है तो मिनिमम स्टैंड ऑफ लिविंग, हर एक को पैसा मिलेगा तो मिनिमम स्टैंड ऑफ लिविंग गारंटीड हो जाएगा। लेबरर्स एंड कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड, इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ओके। एंड कॉम्प्रीहेंसिव सोशल सिक्योरिटी है, तो इससे क्या होगा? सबको सोशल सिक्योरिटी है, भाई काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलेगा, आप खाना तो 2 वक्त का मिल जाएगा, तो सिक्योरिटी आपके अंदर रहेगी। डीमेरिट्स क्या है? इसमें सबसे बड़ा डीमेरिट है प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो इस ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या भाई? गवर्नमेंट का जो काम की पद्धति है ना, टॉप टू बॉटम, धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग जाना, फिर गवर्नमेंट जहाँ आ गया वहाँ पे फिर रेड टेपिज्म भी आ गया, अंडर द टेबल एक्टिविटीज यानी ब्राइब वगैरह सब आ गई, इनएफिशिएंसी हो गई, डिलेज हो गए, करप्शन आ गया, रेड टेपिज्म आ गया, फेवरेटिज्म आ गया, तो ये सब चीज़ें आ जाएगी। अब फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि भाई सब गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा, तो ना मेरे को चॉइस का ऑप्शन है क्या खरीदना है, ना मेरे को क्या बेचना है, इसका कुछ मेरे हाथ में, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्नमेंट के हाथ में। सोशलिज्म टेक्स अवे द बेसिक राइट एज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यही निकाल लिया भाई, मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरे ऑप्शन से नहीं, मेरा घर रहेगा बस, बाकी कुछ भी छोटी मोटी दुकान रख सकता हूँ, लेकिन बड़ा मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता।
नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव टू हार्ड वर्क इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। भाई इसमें ऐसा कि भाई आप मेहनती भी हो तो उतना ही कमाओगे, और आप अनस्किल्ड हो, कम मेहनत कर रहे हो, आलसी हो तो भी आप उतना ही कमाओगे। तो जो मेहनती स्किल्ड बंदा है वो क्यों ज़्यादा मेहनत करे ना। देर इज नो इंसेंटिव टू वर्क हार्ड बिकॉज इज नॉट गोइंग टू अर्न हायर देन वॉट अदर्स विल। भाई गवर्नमेंट ने पहले ही भाव डिसाइड करके रखा, फिर मैं क्यों दिमाग लगाऊँ, मैं खुश रहूँ ना जितना है उसमें। आई विल नॉट बी रेडी टू वर्क हार्डर। एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस जो है, ये कौन सी चीज़ का क्या भाव होना चाहिए ना, ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है, बायर्स और सेलर्स के नेगोशिएशन पे नहीं डिपेंड करता। तो नो बेसिस ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन, क्या भाव पे कौन सी चीज़ बिकनी चाहिए उसका कोई कंट्रोल नहीं है। डिमांड सप्लाई नहीं, यानी आपने कुछ, गवर्नमेंट ने कुछ आड़म चड़म चीज़ भी बना दी तो उसको गवर्नमेंट एक भाव बना देगा, वो भाव पे बिकेगी। फिर उसका यूज़ है नहीं है, बायर को चाहिए नहीं चाहिए, या उसके उतना प्राइस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं देखा जाएगा। In the absence of such practice, most economic and scientific allocation of resources and the efficient functioning of the economic system is impossible. तो ये सारे आप क्या हो जाएगा, ये काम सारे इम्पॉसिबल हो जाएंगे। साइंटिफिक वे से काम भी नहीं करेगी इकोनॉमी और इफिशिएंटली भी काम नहीं करेगी। अब क्या हो जाएगा, स्टेट मोनोपोलीज क्रिएट हो जाएंगी, गवर्नमेंट कंट्रोल मोनोपोलीज क्रिएट हो जाएगी। वो बड़ी हो गई तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, तो अनकंट्रोलेबल होगी तो गवर्नमेंट कंपनीज को नहीं चलेंगी, ये स्टेट की कंपनीज गवर्नमेंट को चलेंगी। कंज्यूमर्स हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो मिलेगा वो लेना है, ऑप्शन नहीं। नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। भाई आप होशियार हो, मेहनती हो, फिर भी आपको उतना ही मिलने वाला है। तो लेबरर्स आर रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर, इफ नॉट रिवॉर्डेड, सॉरी, अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। तो इससे क्या होगा, डिसइंसेंटिव टू वर्क, मेहनत कम हो जाएगी, आलसी लोग बढ़ जाएंगे। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज, पूरा 100% सोशलिज्म प्रैक्टिकेबल है ही नहीं, करना भी नहीं चाहिए। आजकल जितने भी है उसमें मिक्स्ड इकोनॉमीज है ही है। वो नॉर्थ कोरिया छोड़ा, वो भी मुझे अभी तक क्योंकि बाहर इन्फॉर्मेशन नहीं आती, बाकी हर जगह 100% सोशलिज्म है नहीं। आज चाइना में भी जब जैकमा जैसे मल्टी मिलियनियर बन रहे, इसका मतलब चाइना में भी थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म तो आ ही चुका है। एंड लास्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी है क्या, बेसिकली सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के सारे प्लस पॉइंट्स को लेके एक इकोनॉमी बनाने की कोशिश की गई, जो हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। यानी कुछ फीचर्स सोशलिज्म के, कुछ फीचर्स कैपिटलिज्म के। ओके, और इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है, प्राइवेट ओनर्स का भी रोल है। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है जो गवर्नमेंट ओन करता है, प्राइवेट सेक्टर भी है जो हम जैसे आप जैसे लोग ओन करते हैं, और मिक्स्ड जॉइंट सेक्टर भी है। तो जॉइंट सेक्टर में गवर्नमेंट की भी कंपनी काम करती है और प्राइवेट कंपनीज भी काम करती है। तो जैसे पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज पूरा पब्लिक यानी गवर्नमेंट के हाथ में, ओके, या एटॉमिक एनर्जी पूरी गवर्नमेंट के हाथ में, हमारा कोई भी रोल नहीं। प्राइवेट सेक्टर हर चीज़ जो रोज़मर्रा की चीज़ है वो हम प्राइवेट सेक्टर ही प्रोड्यूस करता है। कहीं कहीं पे जॉइंट सेक्टर भी है, जैसे स्टील, गवर्नमेंट की भी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भी है जो प्राइवेट ओन्ड है। तो गवर्नमेंट भी काम कर रहा है और प्राइवेट ओनर भी साथ में काम कर रहे हैं, तो दे गो हैंड इन हैंड। इससे कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगी, लोगों का फायदा भी होगा। Every economy in the real world makes use of both markets and governments and therefore is a mixed economy in its nature. Every word देखो, aim क्या mixed economy का, to develop a system which tries to include the best features of both, मैंने जो बताया वही, इनके बेस्ट फीचर्स लाने की कोशिश गवर्नमेंट यानी कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्ट की, तो दोनों के एडवांटेजेस लेके आने की कोशिश की गई है। ओके तो क्या करेंगे देखो, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मोटिव, सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट इकोनॉमी मे नॉट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एज होल। तो इसके लिए क्या करेंगे, गवर्नमेंट शुड रिमूव दीज डिफेक्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, उतना निकाल लेंगे, और गवर्नमेंट इटसेल्फ मस्ट रन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज एंड एलिमिनेट द फ्री प्ले ऑफ प्रॉफिट मोटिव। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो गवर्नमेंट चला है, जैसे मैंने बात की रेलवेज की ये गवर्नमेंट चला था क्योंकि लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना ये चीज़। प्राइवेट एंटरप्राइजेस का भी अपना रोल है, लेकिन इन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो ये एक हाथ के बाहर ना चले जाए। और गवर्नमेंट
के कंट्री के वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर काम करें. दे शुड वर्क अंडर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द नेशन. अब इनके फीचर्स क्या क्या है, लेट्स हैव अ लुक एट इट. को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. मैंने बताया प्राइवेट पब्लिक और जॉइंट है, कंबाइंड सेक्टर. प्राइवेट में कौन है, हम जैसे आप जैसे लोग ओन करते हैं चीज़ें सारी, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स. इनका मेन एम क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. मेन एम प्रॉफिट. इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है. पर्सनल इनिशिएटिव के हिसाब से आप उतना प्रॉफिट, जितना आप मेहनत करोगे उतना कमाओगे. इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली. रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड और इनडायरेक्टली बाय नंबर ऑफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स. गवर्नमेंट का ध्यान भी रहेगा, कंट्रोल भी रहेगा, नहीं तो फिर कुछ भी गलत चीज़ें प्रोड्यूस होने लगेगी. कल को इंडिया में भी शराब माइनर्स को भी मिलने लगेगी, जैसी माइनर्स को भी शराब मिलेगी जैसी यूएस यूरोप में मिल जाती है. तो नहीं, कंट्रोल रहेगा. फिर पब्लिक सेक्टर, इनका मेन एम क्या है, नॉट प्राइमरीली प्रॉफिट ओरिएंटेड बट वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी. ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में पूरा. इनका मेन एम वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी. रेलवे डिपार्टमेंट जैसे, भाई सस्ते में ही रेल ट्रैवल अवेलेबल है. क्यों? क्योंकि भाई जनरल पब्लिक के लिए सस्ता ट्रैवल मिल जाता है ना. एंड कंबाइंड सेक्टर, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एक दूसरे से compete करते हैं. तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैव इक्वल एक्सेस एंड जॉइन हैंड्स टू प्रोड्यूस कमोडिटीज एंड सर्विसेज. तो इसमें क्या मेरिट्स है, दोनों के मेरिट्स है, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के. एक तो इकोनॉमिक फ्रीडम भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों है. इससे क्या होगा, इंसेंटिव टू वर्क, मेहनत करेंगे लोग, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट, मेहनत करूंगा ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा है, तो मैं मेहनत ज़्यादा करूंगा. एंड कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा, क्योंकि अगर मैं सेविंग करूंगा तो कैपिटल बनेगा, मैं प्रोड्यूस कर पाऊंगा तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा. प्राइस मैकेनिज्म एंड कंपटीशन दोनों है. इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इफिशिएंटली काम करेगा एंड बेटर रिसोर्स एलोकेशन. तो इफिशिएंट डिसीजंस होंगे, रिसोर्स एलोकेशन बेटर होगा, मिनिमम वेस्टेज होगा. कंज्यूमर सॉवरेंटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस कंज्यूमर को भी है. भाई कंज्यूमर्स को अपने मर्जी से चूज करने का राइट है. बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो प्राइवेट प्लेयर्स बना के बेचेंगे, तो कंज्यूमर्स हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस. अप्रोप्रिएट इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. नई चीज़ लाओ, नई आइडिया लाओ, नया टेक्नोलॉजी लाओ, ज़्यादा कमाओ, सिंपल. रिस्क में टेकिंग है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस कैन टेक रिस्क टू अर्न मोर, सो न्यूअर एंड न्यूअर बिजनेसमैन विल कम फॉरवर्ड. फिर इकोनॉमिक प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड है. इससे क्या होगा, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है. ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी होगी कंपैरेटिवली, ओके, कंपेयर टू व्हाट, कैपिटलिज्म, ओके. एंड फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू ग्रेटर स्टेट पार्टिसिपेशन. ये कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ओके, सोशलिस्टिक नहीं. Disadvantages of cutthroat competition are averted through government's legislative measures. गवर्नमेंट के वजह से, गवर्नमेंट के लॉज की वजह से कटथ्रोट कंपटीशन नहीं होगी. जैसे इंडिया में कंपटीशन एक्ट है जो प्रोवाइड कर, मतलब कंट्रोल करती है कटथ्रोट कंपटीशन को, ओके. फिर एनवायरमेंटल एंड लेबर रेगुलेशंस भी है कि आप लेबर के हितों को ध्यान में रख के जो लॉज बने, लेबर लॉज, भाई आप लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. तो ये सारी चीज़ें हैं. हाउएवर मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ. हाँ, हमेशा गोल्डन पाथ रहेगी ऐसे नहीं, इसको भी सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटीज है. अगर गलती से एक्सेसिव कंट्रोल बाय स्टेट हो गया, स्टेट का ज़्यादा यानी गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल हो गया, तो रिड्यूस इंसेंटिव्स एंड कंस्ट्रेंड ग्रोथ. लोगों ग्रोथ कैसी होगी, कंस्ट्रेंड, कंट्रोल, क्योंकि स्टेट का कंट्रोल ज़्यादा हो गया तो प्राइवेट सेक्टर कम आगे जाएगा, ओके. इससे क्या हो, अगर पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग हुआ, हायर रेट्स ऑफ टैक्सेशन हुआ, लैक ऑफ इफिशिएंसी, करप्शन, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अनड्यू डिलेज, ये सब होगा और पब्लिक सेक्टर भी कम परफॉर्म करेगा. तो प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा कंट्रोल हो गया तो प्राइवेट सेक्टर कम परफॉर्म करेगा. इफिशिएंसी कम रही, करप्शन ज़्यादा रहा तो पब्लिक सेक्टर भी कम परफॉर्म करेगा. तो क्या हो जाएगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट है टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. इट इज़ लाइक अ सीसॉ. तो अगर गवर्नमेंट मेहनत नहीं करे
गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर कैपिटलिज्म आ जाएगा। तो आपको दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंसिंग, इट इज़ लाइक अ बैलेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, और ये अगर परफेक्ट बैलेंस हो तो मिक्स्ड इकोनॉमी अच्छी चलेगी। ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज है जो आपको ढंग से सॉल्व करने चाहिए। ओके, और थियोरी एक बार पूरी पढ़ो। स्टे होम, स्टे सेफ।